हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ हाइपरटेंशन दैट डेवलप्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रेविड और प्रेगनेंसी स्टेज। प्रेगनेंसी के कारण जो हाइपरटेंशन वुमेन को हुआ हो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मतलब प्रेगनेंसी ने यह हाइपरटेंशन को इंड्यूस्ड किया है। तो ठीक है, इसके तीन टाइप होते हैं: गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रीक्लेम्सिया। इसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की डेफिनेशन होती है: गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ ब्लड प्रेशर बीपी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 by 19 mm of Hg on two occasion at least 4 hours apart after 20 weeks of gestation। तो इसमें गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका बीपी जब मेजर किया, 2 बार मेजर किया है 4 आवर्स के डिफरेंस में, तो बीपी इक्वल टू 140/90 mmHg है या उससे ज्यादा है। और जो बीपी जो मेजर किया है, जो वुमेन है वो 20 वीक्स हो चुके हैं उसकी प्रेगनेंसी के। वुमेन के जब 20 वीक्स होने के बाद उसका बीपी जो मेजर किया है वो 140 के इक्वल आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, तो उस हाइपरटेंशन को बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और उसमें जो वुमेन है उसमें प्रोटीन यूरिया उसको नहीं होता, उसके यूरिन में प्रोटीन नहीं आता। और प्रेगनेंसी से पहले वो जो वुमेन थी उसको नॉर्मल बीपी था, उसको कोई हाइपरटेंशन नहीं था। तो उसको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रीक्लेम्सिया के बारे में। प्रीक्लेम्सिया होता क्या है? प्रीक्लेम्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका डीप डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रीक्लेम्सिया की क्या होती है। प्रीक्लेम्सिया इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन एथियोलॉजी। मतलब जो प्रीक्लेम्सिया है वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, मतलब वो हमारी किडनीज, हमारी लिवर, हमारे ब्लड सिस्टम सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, जो इसका इथियोलॉजी है, जो इसका कॉज है, वो हमको नहीं पता है कि होता क्यों है। तो इसकी डेफिनेशन है: डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 140/19 mm of Hg और मोर विथ प्रोटीनूरिया आफ्टर द 20 वीक्स इन अ प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव एंड नॉन प्रोटीनूरिक वुमेन। मतलब कि जब जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसका जो बीपी है 140 और 140/9 mmHg के इक्वल है या उससे ज्यादा है, और वुमेन को प्रोटीन यूरिया भी है। प्रोटीन यूरिया मतलब उसकी वुमेन की यूरिन में प्रोटीन का आना, प्रोटीन का आने को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। यूरिन में जब प्रोटीन आ जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। और वुमेन को प्रोटीन यूरिया भी है, और उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक प्रेग्नेंट पहले से ही है, मतलब 20 वीक्स हो चुके हैं उसकी प्रेगनेंसी को। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रीक्लेम्सिया। जब वुमेन की 20 वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी हो और उसका बीपी जो है वो 140/9 mmHg आ रहा हो, और उसके यूरिन में प्रोटीन भी आ रहे हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रीक्लेम्सिया। जब वुमेन का बीपी है वो 140 से ज्यादा होता है या इक्वल होता है और उसके यूरिन में प्रोटीन भी आते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रीक्लेम्सिया। और ये जो वुमेन है, जो पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल थी, मतलब उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रीक्लेम्सिया। ठीक है, तो हम इथियोपैथोजेनेसिस देख लेते हैं प्रीक्लेम्सिया की। प्रीक्लेम्सिया की इथियोपैथोजेनेसिस होती है। इथियोपैथोजेनेसिस का मतलब, इथियो का मतलब होता है कॉज, पैथोजेनेसिस का मीन डेवलप कैसे हो रहा है बॉडी में। ठीक है, द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ पैथोलॉजी इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड इंटेंस वेसोस्पाज्म। मतलब पैथोलॉजी इसकी ये है प्रीक्लेम्सिया की, जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब आर्टरी की एंडोथेलियम जो लेयर है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है और वेसोस्पाज्म हो जाता है। वेसोस्पाज्म का मतलब क्या होता है? जो हमारी वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, ब्लड वेसल सारी नैरो हो जाती है लेडी की, तो वेसोस्पाज्म होता है। अफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द वेसल, पर्टिकुलरली दोज ऑफ यूट्रस, किडनी, प्लेसेंटल बेड और ब्रेन। ज्यादातर इफेक्ट करती है यूट्रस को, किडनी को, प्लेसेंटल बेड को, ब्रेन को। ठीक है, तो ये इथियोपैथोजेनेसिस होती है प्रीक्लेम्सिया की। नॉर्मली क्या होता है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं? नॉर्मली देयर इज अ इन्वेजन ऑफ एंडोवास्कुलर ट्रोपोब्लास्ट इनटू द वॉल्स ऑफ द स्पाइरल आर्टियोल्स ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल बैग। नॉर्मली क्या होता है, जो एंडोवास्कुलर ट्रोपोब्लास्ट होता है वो इन्वेट करता है मदर के
स्पाइरल आर्टरीज में, जिससे कि जो स्पाइरल आर्टरीज है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। ये हमारा यूट्रस है। तो ये हमारे जो एंडोथीलियल जो एंडोवस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट है वो इन्वेट करते हैं। ये जो आपको फिगर में दिख रहे हैं ये हमारे एंडोवस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट है। ये जो ये स्पाइरल आर्टरी तो इसको इन्वेट कर देते हैं। यहाँ से प्लेसेंटा से माइग्रेट होके आते हैं और यहाँ पर इन्वेट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी यूट्रस की जो स्पाइरल आर्टरी है उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना जरूरी होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। Then, in the first trimester, 10 to 12 weeks, endovascular trophoblast invades up to decidual segment. मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एंडोवस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट है वो डेसिडुअल सेगमेंट तक इन्वेजन कर देता है। देन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर another wave of trophoblast invades up to the myometrium segment. मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट है वो इन्वेड कर देता है मायोमेट्रियम की लेयर तक इन्वेजन कर देता है। देन इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि दिस पैथोलॉजिकल चेंज ट्रांसफॉर्म द स्पाइरल आर्टरियोज इनटू द लो रेजिस्टेंट, लो प्रेशर एंड हाई फ्लो सिस्टम। मतलब जब जब स्पाइरल आर्टरी में चेंजेस आते हैं तो जो हमारी स्पाइरल आर्टरी होती है वो लो रेजिस्टेंस हो जाती है, लो प्रेशर हो जाती है और हाई फ्लो सिस्टम हो जाती है। मतलब ये देखो, ये हमारी है स्पाइरल आर्टरी का क्रॉस सेक्शन। जो स्पाइरल आर्टरी ये नॉर्मली है। देन जब वुमेन प्रेग्नेंट हुई और जो ट्रोपोब्लास्ट हैं उन्हें इन्वेट करना स्टार्ट किया इसमें स्पाइरल आर्टरीज में, तो जो स्मूथ मसल सेल्स हैं इनको रिप्लेस करने लगते हैं एंडोवस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट सेल। तो उनको जब एक्सचेंज कर देते हैं, जो हमारा जो स्पाइरल आर्टरी है वो रीमॉडलिंग होने लगती है, मतलब डिफरेंट होने लगती है। जैसे ये नॉर्मल हमारी स्पाइरल आर्टरी है, फिर इसकी रीमॉडलिंग होती है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन होने लगता है, जो प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है उसको, मतलब जो हमारा यूट्रस है वहाँ पर हमें ब्लड भी ज़्यादा चाहिए और जो आर्टरीज हैं वो लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उनमें प्रेशर भी कम होना चाहिए और हाई फ्लो सिस्टम होना चाहिए। मदर और फीटस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी ऐसा चेंजेस लाती है प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। और प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है, जो 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 सिस्टम है जो माइग्रेट कर रहा है, जो एंडोवेस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट का माइग्रेशन है उसका फेलियर हो जाता है। उसका फेलियर होने पे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है फीटो प्लेसेंटल यूनिट में, वो ब्लड सप्लाई में रिडक्शन आ जाता है। रिडक्शन आता है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं करती, उसमें वुमेन है और चाइल्ड दोनों सफर करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड मतलब जो हमारे बॉडी में जो होता है रेनियो एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसको हमेशा डिस्ट्रॉय करता रहता है एंजियोटेंसिनेज, और जो एंजियोटेंसिनेज है वो रिलीज करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा रिलीज करता रहता है हर टाइम एंजियोटेंसिनेज, जिससे कि वो एंजियोटेंसिन सेकंड को खत्म कर सके, एंजियोटेंसिन सेकंड को खत्म कर सके। तो इससे हमारे जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं आती है। मतलब जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है एंजियोटेंसिनेज, ठीक है। देन प्रीक्लेम्सिया में और क्या होता है? प्रीक्लेम्सिया में होता है, ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है? प्रीक्लेम्सिया में देयर इज अ इम्बैलेंस इन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ वेसोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनमें बहुत सारे डेफिशिएंसी हो जाती है, और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक डेफिशिएंसी होती है वेसोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। वेसोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जो हमारी वेसल को डायलेट करते हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी होगी। फिर और क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है सिंथेसिस और थ्रोम्बोक्सोन। थ्रोम्बोक्सोन की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाती है और वेसोडाइलेटर की जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है अपोर्टेंट वेसो कंस्ट्रिक्शन इन प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है और आर्टरीज भी हैं वो उनमें वेसो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पैथोलॉजी है प्रीक्लेम्सिया की, ठीक। अब हम देख लेते हैं प्रोटीनूरिया कैसे होता है प्रीक्लेम्सिया में। इसमें ये इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्पाज्म ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोलिन
ग्लोमेरुलर आर्टरियोस, मतलब जो ग्लोमेरुलस में जो आर्टरीज होती है उनका स्पेजम हो जाता है, स्पाज्म होता है, मतलब नैरो हो जाती है। देन एनॉक्सिक चेंज टू द एंडोथेलियल ऑफ द ग्लोमेरुलर टफ्ट, मतलब जो चेंजेस आते हैं एंडोथीलियम में, मतलब ग्लोमेरुलस की जो आर्टरीज होती हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। देन ग्लोमेरुलस एंडोथीलियोसिस, ग्लोमेरुलस एंडोथीलियोसिस होती है, मतलब जो ग्लोमेरुल की जो आर्टरीज हैं उनमें इंजरी हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, जब आर्टरी इंजर हो जाती है तो कैपिलरीज की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाने पर उसमें से कोई भी सल्फेट बाहर निकल सकता है आसानी से। देन इंक्रीज लीकेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का लीकेज बढ़ जाता है और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज साइमल्टेनियसली डिप्रेस्ड, मतलब प्रीक्लेम्सिया में प्रोटीनूरिया कैसे होता है, जो पहले जो हमारी ग्लोमेरुलस की जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, नैरो होने पर क्या होती है उसमें इंजरीज हो जाती है, इंजरीज होने पर जो उसकी परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब कोई भी सब्सटेंस बाहर जा सकता है। तो जैसे ही उसमें इंजरीज होती है, परमेबल होती है, उसमें से प्रोटीन बाहर आके ट्यूबुलर ट्यूबुलर में आने लगते हैं, ट्यूब्यूल्स में आने लगते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स में आने पर और जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो भी डिप्रेस हो सकता है। तो जैसे ही जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो रीनल ट्यूब्यूल्स में आए, रीनल ट्यूब्यूल्स से आके वो सीधा यूरिन में चले जाते हैं, उनका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। यूरिन में प्रोटीन्स का आना को बोलते हैं हम प्रोटीन यूरिया। इसमें सबसे ज्यादा होता है हमारा एल्बुमिन 50 to 60%, देन अल्फा ग्लोबुलिन 10 to 50%। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन यूरिया है, यूरिन में प्रोटीन को आने को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। देन है हमारा इसके क्लिनिकल टाइप्स देख लेते हैं, प्रीक्लेम्सिया के क्लिनिकल टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है माइल्ड, देन होता है सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, दिस इंक्लूड केसेस ऑफ सस्टेन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/19 mmHg, बस लेस देन 160 mmHg साइस्टोलिक और 110 mmHg ऑफ डायस्टोलिक, मतलब इसमें माइल्ड में होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 140/90 mmHg, मतलब 140/90 mmHg से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, पर 160 से और 1110 mg से कम होता है, मतलब 160 से ज्यादा नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड प्रीक्लेम्सिया। देन होगा सीवियर। सीवियर में क्या होता है, आप परसिस्टेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एवोर और इक्वल टू 160 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर अबव 110 mmHg। इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 के इक्वल होगा या ज्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं सीवियर प्रीक्लेम्सिया। देन इसमें क्या होता है, प्रोटीन एक्सक्रीशन ऑफ मोर देन 1 ग्राम पर 24 आवर, मतलब जो प्रोटीन यूरिया है वो 5 ग्राम प्रोटीन आ रहा है यूरिन में 24 आवर्स में, तो वो सीवियर सीवियर टाइप है प्रीक्लेम्सी का। देन ओलिगो यूरिया, मतलब कि यूरिन कम बन रहा है, ओलिगो यूरिया का मतलब होता है यूरिन की क्वांटिटी का कम होना, तो ओलिगो यूरिया। देन प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख, मतलब जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो गए हैं। देन सीवियर इक्लेम्सिया में हेल्प सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है। हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म होती है, हेल्प सिंड्रोम होता है हीमोलाइसिस, मतलब ब्लड में हीमोलाइसिस होने लगेगी। हीमोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, जो आरबीसीज हैं उसका डिस्ट्रक्शन होना और हीमोग्लोबिन का प्लाज्मा में रिलीज होना, तो उसको बोलते हैं हम हीमोलाइसिस। तो हमको हीमोलाइसिस मिलती है हेल्प सिंड्रोम में। हेल्प सिंड्रोम याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो हेल्प सिंड्रोम में हीमोलाइसिस होती है, लिवर एंजाइम जो है वो एलिवेट हो जाते हैं, एएलटी और एएसटी, लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है। तो हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, हीमोलाइसिस होती है ब्लड में, जो लिवर एंजाइम है वो इंक्रीज हो जाते हैं और लो प्लेटलेट काउंट, तो इसको बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, हीमोलाइसिस, इंक्रीज ऑफ लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट। देन सेरिब्रल और विजुअल डिस्टरबेंस हो जाते हैं, मतलब ब्रेन में थोड़े डिस्टरबेंस हो जाते हैं, और विजुअल डिस्ट्रक्शन मतलब विजुअल डिस्टरबेंस मतलब विजन में प्रॉब्लम आ जाती है। देन परसिस्टेंट सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक पेन होगी, मतलब स्टोमक की साइड हमें वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को पेन होगी। देन रेटिनल हेमरेजेस, मतलब आंखें जो हैं वुमेन की वो रेड हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी और हेमरेजेस हो जाएंगे। एंट्रा यूट्राइन ग्रोथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटस, मतलब जो फीटस है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। देन पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा भी देख सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा कैसे होता है, जब जो जो
जो हमारी लंग्स की जो आर्टरीज हैं वो भी बहुत कंस्ट्रिक्ट हो गई और फ्रिजाइल हो गई, तो उसमें से जो लिक्विड है वो बाहर आके लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि ब्लड में जिससे कि लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। देन अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइल्ड सिम्टम। माइल्ड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है स्लाइटली स्वेलिंग ओवर द एंकल्स, मतलब एंकल्स में स्वेलिंग हो जाती है वुमेन के, ये आपको डायग्राम में देखेंगे तो स्वेलिंग हो जाती है, विच परसिस्ट ऑन राइजिंग फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग। मतलब जब जब प्रेग्नेंट वुमेन सो के जब उठ रही है तो उसके एंकल में स्वेलिंग हो रही है। देन और टाइटनेस ऑफ रिंग ऑन द फिंगर इन द अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ एडीमा ड्यू टू प्रेक्लेम्सिया। सबसे पहले जब उसके जो माइल्ड सिम्टम होते हैं, जो अर्ली स्टेज में सिम्टम क्या होंगे, जब वुमेन उठेगी तो उसके जो एंकल है उसमें स्वेलिंग आ रही होगी, और जो रिंग जो फिंगर में जो रिंग पहनी होगी वो टाइट से थोड़ी फील होगी, तो ये इसके अर्ली सिम्टम है प्रीक्लेम्सिया के। ठीक है, देन हम देख लेते हैं अलार्मिंग सिम्टम, मतलब जब केस बहुत ज्यादा बिगड़ गया हो तो क्या सिम्टम आएंगे प्रीक्लेम्सिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडेक होगा, वुमेन को हेडेक होगा, वो हेडेक होगा लोकेटेड होगा, वो हेडेक ऑक्सीपिटल मतलब ऑक्सीपिटल साइड में, बैक साइड ऑफ ब्रेन और फ्रंटल रीजन में, फ्रंटल में हेडेक होगा। देन डिस्टर्बेड स्लीप, जो स्लीप होगी वो डिस्टर्ब होगी पेशेंट की। देन डिमिनिश यूरिनरी आउटपुट, जो यूरिनरी आउटपुट है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी वुमेन की, लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स, तो यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगी। एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, मतलब एपिगेस्ट्रिक पेन होगा एक्यूट पेन इन द एपिगेस्ट्रिक रीजन एसोसिएटेड विथ वॉमिटिंग, मतलब जो एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है स्टमक के पास, मतलब हमारी जो रिब्स हैं उसके नीचे पेन होने लगेगा, और वो एसोसिएटेड होगा विद वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी होगी वुमेन को। ठीक है, तो ये हमारे अलार्मिंग सिम्टम होते हैं इक्लेम्सिया के, अगर ये सिम्टम होते हैं। अब हम कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं प्रीक्लेम्सिया की। द कॉम्प्लिकेशन आर मोर लाइकली टू अकर इफ द पेशेंट आर लेफ्ट अनट्रीटेड एंड अनकेयर्ड फॉर, मतलब जब हम पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, अनकेयर्ड छोड़ देते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन हमको दिखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे पहले देख लेते हैं। एक्सीडेंटल हेमरेज, मतलब एक्सीडेंटल अबॉर्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। देन ओलिगोयूरिया होगा, वुमेन का जो यूरिन आउटपुट होगा बहुत कम हो जाएगा, या अनूरिया हो जाएगा। अनूरिया का मीन मतलब होता है कि जो वुमेन है वो उसमें यूरिन ही नहीं आ रही है, जो यूरिन है वो बहुत कम आ रही है या आ ही नहीं रही है। डिमनेस ऑफ विजन एंड इवन ब्लाइंडनेस, अगर अनट्रीटेड हम प्रीक्लेम्सिया को छोड़ देते हैं तो जो वुमेन है उसकी विजन कम हो सकती है, या ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, विजन लॉस भी हो सकता है। प्रीटर्म लेबर, मतलब लेबर पहले हो सकता है, मतलब समय से पहले लेबर हो सकता है, 30 वीक से पहले हो सकता है। देन हेल्प सिंड्रोम होता है, हेल्प सिंड्रोम होता है हीमोलाइसिस, प्लेटलेट्स का कम होना और लिवर एंजाइम्स का बढ़ जाना, ये हो सकता है। सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, मतलब सेरिब्रम में ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में। देन अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, रेस्पिरेशन में परेशानी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम अगर किसी वुमेन में इक्लेम्सिया है तो क्या होगा। पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये प्रीक्लेम्सिया के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। देन हम देख लेते हैं टेस्ट फॉर प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया को डायग्नोसिस कैसे करेंगे किसी वुमेन में, तो सबसे पहले हम उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, यूरिन टेस्ट करवाएंगे, अगर उसमें प्रोटीन है नहीं है तो ये देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, उसका उसकी डब्ल्यूबीसी आरबीसी वगैरह सब देखेंगे, लिवर एंजाइम देखेंगे, अगर ये एलटीएसटी बढ़े हुए हैं तो ये सब हम प्रीक्लेम्सिया में टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और फीटल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, फीटस की ग्रोथ देखेंगे, फीटस की ग्रोथ रिटार्टेड तो नहीं है, पॉज तो नहीं है, तो ये सब देख के हम प्रीक्लेम्सिया को टेस्ट कर सकते हैं। देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो प्रीक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है लेबेटिलॉल, लेबेटिलॉल ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ये हम वुमेन को दे सकते हैं प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में। देन हम मिथाइल डोपा दे सकते हैं, देन नाइफेडापिन दे सकते हैं, और हाइड्रोलाजाइन दे सकते हैं, ये हमारे ड्रग्स होते हैं प्रीक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट में। ठीक है, देन अब हम डिस्कस कर लेंगे इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया क्या होता है। Preeclampsia when complicated with seizures and or coma is called eclampsia. जब preeclampsia
सीज़र्स के साथ होने लगता है। जब प्रीक्लैम्सिया में सीज़र्स भी होने लगते हैं या वुमेन कोमा में चली गई तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्लैम्सिया। मतलब प्रीक्लैम्सिया की ऐसी फॉर्म जिसमें वुमेन को सीज़र्स भी आने लगे हैं, मतलब मिर्गियाँ भी आने लगी है, तो उसको बोलते हैं इक्लेम्सिया, ठीक है? इक्लेम्सिया में जो सीज़र्स होते हैं वो टॉनिक क्लोनिक होते हैं। टॉनिक क्लोनिक का मतलब है जो वुमन है उसकी जो बैक है वो कर्व्ड हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में जो टॉनिक कन्वर्जन होते हैं उसमें जो बैक है वो जो बैक है जो हमारी वो आर्क्ड हो गई। देन क्लोनिक स्टेज में क्या होता है? क्लोनिक स्टेज में होता है जर्की मूवमेंट, मतलब हाथ पैर का जर्की मूवमेंट होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज होती है, तो ये हमारा क्लोनिक स्टेज है, ठीक है? तो ये हमारा सीजर्स होते हैं इक्लेम्सिया में। प्रीक्लेम्सिया विद सीजर्स और कॉमा इज कॉल्ड इक्लेम्सिया, ठीक है? देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? सिंस इक्लेम्सिया इज a severe form of preeclampsia, the histopathological and biochemical changes are similar, although intensified than those of preeclampsias already described. जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो इक्लेम्सिया की और प्रीक्लेम्सिया की सेम होती है। जब प्रीक्लेम्सिया की जो पैथोफिजियोलॉजी सीवियर हो जाती है वही सेम इक्लेम्सिया की भी होती है, ठीक है? सीवियर फॉर्म ऑफ प्रीक्लेम्सिया इज कॉल्ड इक्लेम्सिया। मतलब जब प्रीक्लेम्सिया इतना बढ़ गया हो कि वुमेन है उसको सीजर्स आने लगे हैं और कोमा में चली गई तो उस कंडीशन को बोलेंगे इक्लेम्सिया, ठीक है? अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं इक्लेम्सिया का। इक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट होता है, हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक सेफ्टेक्सोन 1 ग्राम आईवी ट्वाइस डेली इज गिवन। ये हम दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। देन हम देखेंगे एंटी कन्वल्जेंट रेजिम। एंटी कन्वल्जेंट रेजिम क्या होती है? मतलब सीजर्स को रोकने के लिए दे सकते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है इक्लेम्सिया का। इक्लेम्सिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हमको देना है प्रेग्नेंट वुमेन को जब उसको इक्लेम्सिया हो जाता है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।